हाँ भाई बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग? हाँ भाई, गुड मॉर्निंग बच्चों। कैसे हो? नमस्ते बेटा, नमस्ते। नमस्ते। और बताइए। यस। हम्म। हाँ, बहुत सारे बच्चों की बुक आ गई है, क्योंकि बहुत सारे बच्चों ने मेरे मैसेज भेजे हैं। बहुत सारे बच्चों ने मुझे मैसेज भेजे हैं कि हाँ सर, बुक आ गई है। तो जिन बच्चों के पास नहीं भी आई होगी, उनकी आ जाएगी। उनकी आ जाएगी। मेरे पास भी 1-2 दिन में आ जाएगी। हम्म। हम्म। ओके। ठीक है। और सब लोग बताएं बेटा, संडे का पेपर सबका कैसा रहा? संडे का पेपर कैसा रहा? ऑर्गेनिक ऑर्गेनिक बेटा, ये ऑर्गेनिक बैच में चालू होगी जाके सितंबर, 15 सितंबर के आसपास। बैच में 15 सितंबर के आसपास चालू हो जाएगी ऑर्गेनिक। एंड यूट्यूब पर 2-3 दिन में चालू हो जाएगी। आज यूट्यूब पर ऑर्गेनिक लॉन्च करूंगा, उसका प्लानर दूंगा। आज यूट्यूब पर ऑर्गेनिक लॉन्च करेंगे, उसका प्लानर देंगे, है ना? तैयार हो जाओ नई तरीके से नई चीज पढ़ने के लिए। हाँ, ओके। 160। सभी लोग केमिस्ट्री में अपने मार्क्स बताएं, क्योंकि शायद कंप्लीट थर्मोडायनेमिक्स का था। कंप्लीट थर्मोडायनेमिक्स का टेस्ट था ना संडे को? हाँ, नमस्ते बेटे, नमस्ते। कंप्लीट थर्मोडायनेमिक्स का था ना? हाँ। आज केमिकल इक्विलिब्रियम की सारी डीपीपी अपलोड करा दी जाएंगी। आज आप लोगों को केमिकल इक्विलिब्रियम की सारी डीपीपी अपलोड करा दी जाएगी। हम्म। यस। हम्म। हाँ। और केमिकल इक्विलिब्रियम की डीपीपी जो मैं दे रहा हूं, विद सोल्यूशन दे रहा हूं। डीपीपी विद सोल्यूशन, जैसे आप लोगों को बिल्कुल दिक्कत ना आए। डीपीपी होगी, आंसर की होगी, फिर उसका सोल्यूशन भी होगा, टेक्स्ट सोल्यूशन। हम्म। हाँ बेटा, आज लेक्चर नंबर 6 है। कल से आयनिक इक्विलिब्रियम स्टार्ट होगा, आज से नहीं। आज से आयनिक इक्विलिब्रियम नहीं स्टार्ट होगा, कल से आयनिक इक्विलिब्रियम स्टार्ट होगा। कल से आयनिक इक्विलिब्रियम स्टार्ट होगा, आज से नहीं। कल से आयनिक इक्विलिब्रियम स्टार्ट होगा। कल से आयनिक इक्विलिब्रियम स्टार्ट होगा, आज से नहीं। ठीक है। नेक्स्ट टेस्ट का सिलेबस बता दीजिए, कल बताऊंगा। कल आपको नेक्स्ट टेस्ट का सिलेबस बताऊंगा। हम्म। ठीक है। तो चलो अब जल्दी से रेडी हो जाओ। आपकी स्क्रीन पे टीएसडी आएगा, जल्दी से रेडी हो जाइए। आज हमारा ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। आज हम लोगों को बस ये पढ़ाना है, ली चटेरियल प्रिंसिपल, और चैप्टर खत्म। तो सभी लोग रेडी हो जाएं टीएसडी के लिए। लास्ट लेक्चर का टेस्ट, लास्ट लेक्चर का टेस्ट। तो सारे बच्चे रेडी हो जल्दी से पेन कॉपी लेके। सर फिजिक्स के क्वेश्चनों में फिगर नहीं था। अच्छा, कितने क्वेश्चनों में? ओके। आज मैं बेटा बोल दूंगा कि ट्रैकर बच्चों को भेज दिया जाए। मैं बात कर लूंगा। अच्छा। ओके, कोई नहीं। मास की वैल्यू भी नहीं दी थी क्वेश्चन में। ओके, ठीक है। चलो सब लोग रेडी हो जाओ। पहला क्वेश्चन आपके पास ये रहा, टीएसडी। टीएसडी का पहला क्वेश्चन ये रहा।
ओके ठीक है बेटा अनिकेत, करता हूं। यस, बहुत जल्दी सारे बच्चे बताएं। द करेक्ट मैच इन द फॉलोइंग। सभी बच्चे करेक्ट मैच बताइए, कैसे करोगे? करेक्ट मैच इन द फॉलोइंग, डेल्टा जी नॉट लेस देन 0 है तो के ग्रेटर देन 1 है, डेल्टा जी नॉट ग्रेटर देन 1 है। कौन सा सही है? वेरी गुड। देखो सब बच्चों को पढ़ाया गया है कि डेल्टा जी स्टैंडर्ड इक्वल टू होता है माइनस आर टी एल एन इक्विलिब्रियम। अब जब आप इसकी वैल्यू निगेटिव रखोगे, जैसे ऑप्शन नंबर 1 आपने इसकी वैल्यू निगेटिव रखी, तो जब ये निगेटिव होगा तो माइनस माइनस प्लस, लॉग एक्स इक्वल टू पॉजिटिव वैल्यू एक्स इक्वल टू ग्रेटर देन 1। सही है भाई, माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा तो लॉग एक्स इक्वल टू पॉजिटिव वैल्यू एक्स इक्वल टू ग्रेटर देन 1। तीन रूल काय थे, log x इक्वल टू पॉजिटिव वैल्यू x ग्रेटर देन 1, log x इक्वल टू निगेटिव वैल्यू x लेस देन 1, log x इक्वल टू 0 x इक्वल टू 1। अब दूसरे ऑप्शन में आ जाओ, 0 तो log x इक्वल टू 0 तो x इक्वल टू 1, सही लिखा है। अब तीसरे ऑप्शन में आ जाओ, log x इक्वल टू डेल्टा जी इक्वल टू पॉजिटिव वैल्यू, तो माइनस प्लस मिलके माइनस, log x इक्वल टू निगेटिव वैल्यू x इक्वल टू लेस देन 1, ये भी सही है। इसका मतलब क्या है? ऑल करेक्ट। इसका मतलब क्या है? ऑल करेक्ट। यस, ये लो, अब इसको करो। ये क्वेश्चन बहुत खतरनाक है, करिए सब लोग। 1 mole of N2O4 at 300 Kelvin is kept in a closed container under 1 atmospheric pressure. It is heated to 300 Kelvin when 20% by mass of N2O4 decomposed to NO2. The resultant pressure is, बताओ, वो रिजल्टेंट प्रेशर पूछ रहा है इक्विलिब्रियम पर कि कितना प्रेशर आएगा। नमस्ते बेटा, नमस्ते। अब इसे एक क्वेश्चन करके आंसर बताओ, क्वेश्चन करके आंसर बताइए। बताइए। बेटा खान क्या कह रहे हो? खान क्या कह रहे हो? बायोलॉजी में एक चैप्टर ही नहीं है, आप पर पूरा गायब हो गया है, क्या कह रहे हो बेटा खान? बताओ अच्छे से। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। यस। अच्छा, सत्या कह रहा है सर टेस्ट में कुछ अटेम्प्ट किया था फिर भी मिस दी। ऐप पर पूरा चैप्टर नहीं है, कौन सा बेटा? खान कौन सा? तो मैं बता दूंगा। ओके, सब लोग आंसर बताओ। अब देखो बच्चों, N2O4 जब डिकम्पोज होगा तो क्या बनाएगा? 2NO2। इन्होंने बताया है बनाएगा क्या, ये देखो। अब 20% बाई मास, अब गौर से देखो, यदि गैस है पीवी इक्वल टू एनआरटी, मैं ये पहले बता चुका हूं मगर फिर बता रहा हूं जैसे आप लोग अच्छे से समझ पाए। ध्यान दीजिएगा बच्चों, एक ही कंटेनर में गैस है तो दोनों गैसों के लिए टेम्परेचर कांस्टेंट, आर
कांस्टेंट, और दोनों गैसों के लिए वॉल्यूम कांस्टेंट। क्यों? क्योंकि दोनों गैसें एक ही कंटेनर में। तो इसका मतलब प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है n के। अब वो कहे कि 50% बाई मास डिसोसिएशन हुआ है या 50% बाई मोल डिसोसिएशन हुआ है या 20% बाई प्रेशर डिसोसिएशन हुआ है, ये सारी बातें एक ही हैं। क्योंकि मैंने आपको पढ़ाया था कि जैसे मोल को प्लस माइनस करते हो उसी तरह से प्रेशर को भी प्लस माइनस कर सकते हो। तो शुरुआत का प्रेशर क्या है, जरा गौर से देखो। एक मोल गैस का प्रेशर कितना है? 1 एटमॉस्फेयर है। चेक करो, एक मोल गैस 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर में है। तो पहले प्रेशर कितना था? 1 एटमॉस्फेयर, और ये कितना है? 0, T इक्वल टू 0 पे। जब इक्विलिब्रियम आया तो डिसोसिएशन कितना हुआ? 20%। एक का 20% 0.2, तो जितना ये ब्रेक होगा उसका डबल ये फॉर्म होगा। तो एक का 20% 0.2, तो ये डबल फॉर्म होगा, इतना प्रेशर फॉर्म होगा। तो अब इसका प्रेशर कितना रहा? 0.8 एटमॉस्फेयर। इसका प्रेशर कितना हुआ? 0.4 एटमॉस्फेयर। अब वो पूछ रहा है द रिजल्टेंट प्रेशर इज, तो टोटल प्रेशर ऑफ कंटेनर क्या होगा? प्रेशर ऑफ N2O4 प्लस प्रेशर ऑफ NO2। N2O4 का प्रेशर कितना है? 0.8। NO2 का प्रेशर कितना है? 0.4। कितना आ गया? 1.2 एटमॉस्फेयर। ये देखो, द रिजल्टेंट प्रेशर इज, तो रिजल्टेंट प्रेशर क्या आया? ये, क्योंकि उन्होंने कहा 20% बाई मास डिसोसिएशन हुआ है, ये आपको फंसाने के लिए। 20% बाई मास बोले, 20% बाई मोल बोले, 20% बोले, सब में एक ही काम करना है। क्यों? क्योंकि जैसे मोल ब्रेक होगा वैसे ही प्रेशर ब्रेक होगा। तो अब बताइए, दो क्वेश्चनों में से किसके कितने सही? टेस्ट हो गया। दो क्वेश्चनों में से किसके कितने सही बताओ भाई, दो में से किसके कितने सही? यस यस यस, वेरी गुड, बहुत सही बच्चों, बहुत सही बहुत सही बहुत सही बहुत सही। देखो, आज केमिकल इक्विलिब्रियम का लास्ट डे है। आज केमिकल इक्विलिब्रियम अभी 1 घंटे में खत्म हो जाएगा, फिर 1 घंटे में हम और क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे, और कल से आयनिक इक्विलिब्रियम चालू होगा। आयनिक इक्विलिब्रियम अच्छा चैप्टर है, टफ चैप्टर है। आयनिक इक्विलिब्रियम हमारा अच्छा और टफ चैप्टर है, मतलब ठीक चैप्टर है, उसमें थोड़ा लॉजिक का पर ध्यान रखना है। ठीक है, कल से आयनिक इक्विलिब्रियम स्टार्ट होगा। अच्छा, आज केमिकल इक्विलिब्रियम की सारी डीपीपी, आज केमिकल इक्विलिब्रियम की सभी डीपीपी अपलोड हो जाएंगे। आप इनको कर लीजिएगा। आज क्या होगा? केमिकल इक्विलिब्रियम की सारी डीपीपी अपलोड हो जाएंगे। ठीक है, आप इनको बहुत अच्छे से करिएगा, आराम से 2-3 दिन, क्योंकि इसकी डीपीपी की स्टार्टिंग 2-3 क्लास के बाद होगी, तो आप आराम से इसको करिएगा। तो चलो, अब हम लोग चैप्टर को, बचा हुआ चैप्टर खत्म करते हैं। अब देखो, ली चटेरियल प्रिंसिपल क्या होता है, तो गौर से देखो। ली चटेरियल प्रिंसिपल बताता क्या है? देखो, मैंने कहा था कि इक्विलिब्रियम बन गई। अब इक्विलिब्रियम के बाद रिएक्शन किधर जाएगी किसी को नहीं पता होता है। क्यों? इक्विलिब्रियम की डेफिनेशन क्या है? इक्वल टेंडेंसी टू मूव बोथ डायरेक्शन। इक्विलिब्रियम पर रिएक्शन की इक्वल टेंडेंसी होती है फॉरवर्ड जाने की और बैकवर्ड जाने की। तो अब इक्विलिब्रियम के बाद वो कहां जाएगा किसी को नहीं पता है। तो इक्विलिब्रियम के बाद रिएक्शन की डायरेक्शन फाइंड करने के 3 तरीके हैं। एक
क्वेश्चन रेशियो के थ्रू, एक डेल्टा जी के थ्रू और एक ली चटेरियल प्रिंसिपल के थ्रू। अब इसके थ्रू कैसे फाइंड किया जाता है अब ये सिखाता हूं, और इसमें क्या बताया गया है ये बताता हूं। तो देखो इसमें क्या बताया गया है, सबसे पहले इसको समझो। इफ ए रिएक्शन प्रेजेंट इन इक्विलिब्रियम, यदि कोई रिएक्शन इक्विलिब्रियम में है, चेंज एनी वेरिएबल concentration, temperature, pressure, etc, then equilibrium shifted that direction, the effect of change neglect मतलब undo, the effect of change neglect मतलब undo हो जाए, undo। तो इसका मतलब क्या है जरा मैं समझा देता हूं। ली चटेरियल प्रिंसिपल में बताया गया है कि मान लो कोई रिएक्शन इक्विलिब्रियम में प्रेजेंट है, अब आपने इसमें कोई भी चेंज किया, कोई भी चेंज मतलब आपने रिएक्टेंट बाहर से डाल दिया, आपने प्रोडक्ट बाहर से डाल दिया, या आपने कंटेनर का प्रेशर बढ़ा दिया, या रिएक्शन छोटे कंटेनर में हो रही थी उसको पलटकर बहुत बड़े कंटेनर में जाके डाल दिया है, मतलब वॉल्यूम बढ़ा दिया है, या आपने कोई कैटलिस्ट डाल दिया, या आपने टेम्परेचर बढ़ा दिया, या आपने इनर्ट गैस मिला दिया, कुछ भी कर दिया, तो अब रिएक्शन किस डायरेक्शन में जाएगी इसको बताता है ली चटेरियल प्रिंसिपल। अब कैसे बताता है अब जरा को देखो, ये बताता कैसे, तो गौर से मेरी बात को सुनिएगा। हाँ बेटा साइड हो जाएंगे, आप आराम से लिखने का मौका दूंगा, परेशान ना हो। यदि कहीं पर इक्विलिब्रियम स्टेबलाइज है, आपने उसमें कुछ भी छेड़ाखानी की, कुछ भी प्रेशर बढ़ाया, टेम्परेचर बढ़ाया, वॉल्यूम बढ़ाया, कैटलिस्ट डाल दिया, इनर्ट गैस डाल दिया, रिएक्टेंट डाल दिया, प्रोडक्ट डाल दिया, कुछ भी किया, तो रिएक्शन उस डायरेक्शन में जाती है, रिएक्शन उस डायरेक्शन में जाती है जिससे आपने जो किया है उसका इफेक्ट निगलेक्ट हो जाए, जिससे आपने जो किया है उसका इफेक्ट निगलेक्ट हो जाए। क्या? यदि कोई रिएक्शन इक्विलिब्रियम में प्रेजेंट है, पहले मैं प्रिंसिपल समझा दूं, यदि कोई रिएक्शन इक्विलिब्रियम में प्रेजेंट है और आप किसी भी वेरिएबल को चेंज करते हो तो रिएक्शन उस डायरेक्शन में जाती है जिससे उसका इफेक्ट निगलेक्ट हो जाए, जो तुमने चेंज किया है वो निगलेक्ट हो जाए, वो निगलेक्ट हो जाए। इसको कहते हैं ली चटेरियल प्रिंसिपल। क्या? इफ any reaction present in equilibrium, if any reaction present in equilibrium and any variable change, then the reaction goes to that direction, the effect of change is neglect। तो यदि कोई रिएक्शन इक्विलिब्रियम में है और आप कोई भी वेरिएबल चेंज करोगे तो रिएक्शन उस डायरेक्शन में जाएगी जिस डायरेक्शन में जाने से वो चेंज निगलेक्ट हो जाए। फॉर एग्जांपल, जैसे मैंने प्रेशर बढ़ा दिया तो रिएक्शन उधर जाएगी जैसे प्रेशर फिर कम हो जाए, जो आप करोगे उस इफेक्ट को निगलिफाई करेगी, निगलेक्ट करेगी। जैसे मैंने रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन बढ़ा दिया तो रिएक्शन उस डायरेक्शन में जाएगी जैसे रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन कम हो जाए। जैसे मान लो मैंने टेम्परेचर कम कर दिया कंटेनर का तो रिएक्शन उस डायरेक्शन में जाएगी जैसे टेम्परेचर बढ़ जाए, वो जहां पे था वहीं पे रहने की कोशिश करता है। कालू कह रहा है हिंदी और मराठी में बोलिए। कालू हिंदी तो आती है, मराठी मेरे को आती नहीं है, उधर कभी गए नहीं हूं। अच्छा, तो जरा देखो, सबसे पहले जरा समझो क्या है। हाँ, सबसे पहले मैं एक बार फिर से एक्सप्लेन करता हूं। जब किसी रिएक्शन में किसी वेरिएबल को चेंज करते हो, जब किसी रिएक्शन में किसी वेरिएबल को चेंज करते हो तो रिएक्शन उस डायरेक्शन में जाती है जिस डायरेक्शन से उस चेंज का इफेक्ट निगलेक्ट हो जाए। इसे कहते हैं ली चटेरियल प्रिंसिपल। इसे क्या कहते हैं? ली चटेरियल प्रिंसिपल। तो पहले आप इतनी बात समझे, सारे बच्चे इतनी बात समझे कि नहीं? पहले ये बताओ, ये स्टेटमेंट समझे क्या है? क्या कि जब आप किसी वेरिएबल को चेंज करोगे,
जब आप किसी भी वेरिएबल को चेंज करोगे तो रिएक्शन उस डायरेक्शन में जाएगी जैसे उस वेरिएबल का इफेक्ट निग्लेक्ट हो जाए। इसे कहते हैं ली चटेरियल प्रिंसिपल। ठीक है, पहले स्टेटमेंट समझ गए? तो अब गौर से समझो, अब मेरी बातों को गौर से सारे बच्चे सुनेंगे। ठीक है, अब देखो कौन कौन से वेरिएबल हो सकते हैं। हो सकता है कंसंट्रेशन चेंज कर दिया जाए, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन या प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन चेंज किया जाए। हो सकता है टेम्परेचर बढ़ाया या घटाया जाए। भाई वेरिएबल है कौन कौन से? हो सकता है प्रेशर बढ़ाया या घटाया जाए, हो सकता है वॉल्यूम बढ़ाया या घटाया जाए, हो सकता है कोई कैटलिस्ट मिला दे, हो सकता है कोई इनर्ट गैस मिला दे। ये देखो इतनी सारी चीजें हो सकती हैं। अब इन सारी चीजों को होने पर रिएक्शन किस डायरेक्शन में जाएगी ये कैसे पता लगेगा? तो जरा सभी बच्चे गौर से ध्यान दें, सभी बच्चे गौर से ध्यान दें। देखो जब भी कोई वेरिएबल मिलाओगे तो सब कुछ चेंज होगा एक्सेप्ट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट तभी चेंज होता है जब टेम्परेचर चेंज हो। तो अब एक एक करके हम इन सब का इफेक्ट पढ़ेंगे और डायरेक्शन देखेंगे। तो सभी बच्चे तैयार हो जाए। ठीक है, देखो बच्चों पहला इफेक्ट, कंडीशन नंबर 1, इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन, इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन। यदि आप कंसंट्रेशन चेंज करोगे तो रिएक्शन किस डायरेक्शन में जाएगी और कैसे? इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन। तो अब जरा गौर से समझिए, पहला हेडिंग इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन। अब आप क्या करोगे? या तो कंसंट्रेशन बढ़ा सकते हो या निकाल सकते हो। भाई कोई रिएक्शन इक्विलिब्रियम में है तो हमारे पास दो चीजें हैं, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट। अब इनके कंसंट्रेशन को क्या क्या कर सकते हैं? या तो हम बढ़ा सकते हैं या कम कर सकते हैं। क्या और कुछ कर सकते हैं? नहीं कर सकते। तो अब पहले तो इसका सीएसडी समझो कि सीएसडी क्या है। तो आप सबको मैं सबसे पहले सीएसडी बताता हूं। देखो इसका सीएसडी समझो बच्चों, इसका सीएसडी क्या है? इसका सीएसडी है अपोजिट काम करना, अपोजिट काम करना। जो वो कहेंगे उसका अपोजिट काम हमें करना है, जो कहा जाएगा उसका अपोजिट। ध्यान रखिएगा, जो कहा जाएगा उसका अपोजिट काम, उसका अपोजिट काम करना है। यदि वो कहते हैं प्रेशर बढ़ाओ तो हम क्या करेंगे? प्रेशर कम करेंगे। यदि वो कहते हैं प्रेशर कम करो तो हम क्या करेंगे? प्रेशर बढ़ाएंगे, अपोजिट काम करेंगे। जो वो कहेंगे उसका अपोजिट काम करना है अपने को। कॉन्सेप्ट समझ गए? सीएसडी समझ गए? पहले बताओ सीएसडी समझे कि नहीं? क्या काम करेंगे? जो वो कहेंगे उसका अपोजिट काम करेंगे हम लोग। और उस काम को करने का तरीका क्या है? उस काम को करने के लिए हमारे पास इक्विलिब्रियम है, बस हम इक्विलिब्रियम को इधर उधर घुमा फिरा सकते हैं। हमारे पास क्या है? हम इक्विलिब्रियम को, हम इक्विलिब्रियम को लेफ्ट एंड राइट मतलब फॉरवर्ड और बैकवर्ड शिफ्ट कर सकते हैं, बैकवर्ड शिफ्ट कर सकते हैं ओनली।
हम क्या क्या कर सकते हैं, हमारे पास हथियार ये दिए गए, हमें अपोजिट काम करना है, मगर अपोजिट काम करने के लिए हमें दिया क्या गया है कि इक्विलिब्रियम को आप पकड़ के आगे ले जा सकते हो, इक्विलिब्रियम को आप पकड़ के पीछे ले जा सकते हो, बस। तो अब पहले अपना ध्येय समझो, अपना आज का प्रोग्राम क्या है, अपना आज का कार्यक्रम क्या है कि हमें अपोजिट काम करना है। वो प्रेशर बढ़ाएंगे तो हम कम करेंगे। अब कम कैसे करेंगे, तो उसके लिए हमारे पास बस इक्विलिब्रियम है। हम इक्विलिब्रियम को आगे ले जा सकते हैं, हम इक्विलिब्रियम को पीछे ला सकते हैं, हम इक्विलिब्रियम को आगे ले जा सकते हैं, हम इक्विलिब्रियम को पीछे ला जा सकते हैं, बस। इसके अलावा हम कुछ नहीं कर सकते। इसी से हम सबको ट्रैकल करेंगे, क्लियर है। और करेंगे क्या, अपोजिट काम। फॉर एग्जाम्पल, अब मैं एक एक करके एग्जाम्पल पे आ रहा हूं, जरा देखो आप क्या क्या कर सकते हो। आप कर सकते हो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। आप कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट को क्या कर सकते हो, पहला, या तो आप कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट को इंक्रीज कर सकते हो, या आप कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट को डिक्रीज कर सकते हो। दो ही काम तो कर सकते हो, है कि नहीं। अब जरा गौर से देखो, उन्होंने कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट को इंक्रीज कर दिया। अब हमें क्या करना है, पढ़ो, जो वो करेंगे उसका अपोजिट काम। और अपोजिट काम करा कैसे जाएगा, हम इक्विलिब्रियम को फॉरवर्ड या बैकवर्ड शिफ्ट कर सकते हैं ओनली, बस। तो अब देखो, उन्होंने कंसंट्रेशन को इंक्रीज किया, रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन को उन्होंने इंक्रीज किया, तो हम क्या करेंगे, डिक्रीज। अब डिक्रीज करने के लिए क्या है हमारे पास, इक्विलिब्रियम। अब बताओ इक्विलिब्रियम को किधर ले जाएं कि कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट डिक्रीज हो जाए। यदि रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में चली जाए तो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट डिक्रीज हो जाएगा, बताओ। क्योंकि रिएक्शन क्या है, रिएक्शन ये है रिएक्टेंट इक्विलिब्रियम प्रोडक्ट। तो यदि कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इंक्रीज हुआ है तो हमारा काम क्या है, अपोजिट करना। तो हम कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट को डिक्रीज करेंगे। अब कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट को डिक्रीज करने के लिए हम इक्विलिब्रियम किधर ले जाएं, फॉरवर्ड ले जाएंगे तो रिएक्टेंट कंज्यूम हो जाएगा, और रिएक्टेंट कंज्यूम हो गया तो कंसंट्रेशन डिक्रीज हो गया। तो रिएक्शन किधर जाएगी, फॉरवर्ड डायरेक्शन। यदि कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट बढ़ाया जाएगा तो रिएक्शन किधर जाएगी, फॉरवर्ड डायरेक्शन। बात समझ पाए सब लोग, बात समझ पाए। उन्होंने कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इंक्रीज किया, तो हमारा काम क्या है, उस कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट को डिक्रीज करना। अब डिक्रीज करने के लिए मेरे पास इक्विलिब्रियम है, तो मैं यदि रिएक्शन को फॉरवर्ड डायरेक्शन में ले जाऊंगा तो रिएक्टेंट कंज्यूम हो जाएगा, और रिएक्टेंट कंज्यूम हुआ तो कंसंट्रेशन डिक्रीज कर गया। अब बताओ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट डिक्रीज कर दिया, उन्होंने क्या कर दिया है, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट को कम कर दिया है। तो अब हम बताओ क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, बढ़ाएंगे। कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट को उन्होंने डिक्रीज कर दिया है, तो हम क्या करेंगे, बढ़ाएंगे। अब कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट कैसे बढ़ सकता है, क्या रास्ता है, जब इक्विलिब्रियम को बैकवर्ड डायरेक्शन लाओ। इक्विलिब्रियम बैकवर्ड आएगी तो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट बढ़ जाएगा, क्यों, रिएक्टेंट बनेगा, और रिएक्टेंट बनेगा तो कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। रिएक्टेंट बनेगा तो कंसंट्रेशन क्या होगा, बढ़ जाएगा। क्या ये बात सबको समझ में आ रही है, क्या ये बात सबको समझ में आ रही है। तो रिएक्शन किधर जाएगी, बैकवर्ड डायरेक्शन। रिएक्शन किधर जाएगी, बैकवर्ड डायरेक्शन। ये देखो सही है। अब देखो कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, अब प्रोडक्ट के कंसंट्रेशन को क्या क्या कर सकते हो, तो भाई प्रोडक्ट के कंसंट्रेशन को भी यही कर सकते हो, या तो आप इंक्रीज कर सकते हो या आप डिक्रीज कर सकते हो, यही तो कर सकते हो। अब सारे बच्चे मुझे बताएं, यस, क्या सभी बच्चों को ये बात समझ में आ रही है ना, करना क्या है, ली चटेरियल प्रिंसिपल होल्ड कैसे होता है। तो कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट इंक्रीज किया गया है,
कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट इंक्रीज किया गया है, तो हम क्या करेंगे? डिक्रीज। कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिक्रीज करने का क्या रास्ता है हमारे पास, बताओ, सब लोग बताएं, फिर मैं क्वेश्चन भी दूंगा। भाई उन्होंने कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट इंक्रीज कर दिया, तो हमें क्या काम करना है? उल्टा काम करना है, अपोजिट काम करना है, जो कहा जाएगा उसका अपोजिट काम करना है। अब उन्होंने कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट बढ़ाया है तो हम कम करेंगे। अब कम करने का क्या रास्ता है? हमारे पास सिर्फ इक्विलिब्रियम है। यदि कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट को कम करना है तो रिएक्शन को बैकवर्ड डायरेक्शन में ले जाओ। जब रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगी तो कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट कंज्यूम होगा, और कंज्यूम होगा तो क्या हो जाएगा? डिक्रीज। तो रिएक्शन किधर जाएगी? बैकवर्ड डायरेक्शन जाएगी। रिएक्शन किधर जाएगी? बैकवर्ड डायरेक्शन जाएगी। क्लियर है सबको? यस। अब देखो, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिक्रीज कर दिया गया है, अब वो डिक्रीज कर रहा है तो हम क्या करेंगे? इंक्रीज। कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट उन्होंने डिक्रीज किया है तो हमारा काम क्या है? इंक्रीज करना, उल्टा काम करना है ना। तो अब हम इंक्रीज कैसे करेंगे प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन? यदि रिएक्शन को फॉरवर्ड डायरेक्शन में ले आए, यदि रिएक्शन को हम फॉरवर्ड डायरेक्शन में ले आए तो कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट इंक्रीज हो जाएगा, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट इंक्रीज हो जाएगा। क्लियर है? यस यस। कंसंट्रेशन में इतनी पॉसिबिलिटी थी और कोई पॉसिबिलिटी है ही नहीं, कंसंट्रेशन में इतनी पॉसिबिलिटी थी और कोई पॉसिबिलिटी है ही नहीं। अब आप बताओ इसको कैसे करते हैं? देखो मैं क्वेश्चन दे रहा हूं आपको, बताओ इस क्वेश्चन का आंसर दो। या तो भाई कंसंट्रेशन को इंक्रीज करोगे या डिक्रीज करोगे, और कुछ कर ही नहीं सकते हो। बताओ 2 मोल ऑफ हीलियम, अरे नहीं नहीं, ये नहीं करना बेटा, ये तो इसका क्वेश्चन ही नहीं है। कोई बच्चा इस क्वेश्चन को नहीं करेगा अभी, कोई बच्चा इस क्वेश्चन को नहीं करेगा। मैं अगला एक क्वेश्चन देता हूं आपको, वो क्वेश्चन अभी पढ़ाया नहीं है। मैं एक क्वेश्चन लिखता हूं, ठीक है? ये रिएक्शन लिखिए। ये देखो, if some amount of ammonia, if some amount of ammonia added in reaction at equilibrium, then the reaction goes to forward direction, backward direction, at equilibrium, cannot say। बताओ यदि हम कुछ अमाउंट ऑफ अमोनिया ऐड कर दें तो रिएक्शन किस डायरेक्शन में जाएगी? आपने क्या किया? प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन बढ़ाया है। अब प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन बढ़ाया है तो हम क्या करेंगे? कम। और कम करने के लिए रिएक्शन को किधर लाएंगे? बैकवर्ड डायरेक्शन में। आपने बढ़ा दिया तो हम कम करेंगे, और प्रोडक्ट को कम करने का रास्ता है रिएक्शन को बैकवर्ड डायरेक्शन में ले आओ, रिएक्शन को बैकवर्ड डायरेक्शन में ले आओ। जैसे ही आप रिएक्शन को बैकवर्ड डायरेक्शन में लाओगे अमोनिया कम हो जाएगा। अच्छा, अब एक और बात, नोट डाल के लिख रहा हूं, जरा गौर समझिएगा। कंसंट्रेशन ऑफ सॉलिड सब्सटेंस
सब्सटेंस मतलब रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, डज नॉट इफेक्ट इक्विलिब्रियम। यदि सॉलिड सब्सटेंस के कंसंट्रेशन चेंज कर रहे हो तो इक्विलिब्रियम में कोई इफेक्ट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इक्विलिब्रियम स्टेट में, इक्विलिब्रियम इक्वेशन में सॉलिड सब्सटेंस के कंसंट्रेशन नहीं लिखे होते। तो जब लिखे ही नहीं है तो वो इंपैक्ट कैसे डालेंगे? तो जरा ध्यान रखिएगा, सॉलिड सब्सटेंस के कंसंट्रेशन को चेंज करने से कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। रीजन क्या है? because concentration of solid substance, solid reactant or product does not involve in equation of equilibrium। ये इक्विलिब्रियम इक्वेशन में इन्वॉल्व ही नहीं होते हैं। आप सॉलिड सब्सटेंस के कंसंट्रेशन इक्विलिब्रियम में नहीं लिखते हो तो उनको चेंज करने से इक्विलिब्रियम किधर भी नहीं जाएगी। ध्यान रखना, नो इफेक्ट, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, इक्विलिब्रियम किधर भी नहीं जाएगी। क्यों? क्योंकि वो इक्विलिब्रियम रिएक्शन में नहीं लिखे जाते हैं, क्योंकि वो इक्विलिब्रियम रिएक्शन में नहीं लिखे जाते हैं। कोई भी सॉलिड हो, यदि आप सॉलिड सब्सटेंस का कंसंट्रेशन चेंज कर रहे हो तो ना तो इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड जाएगा ना बैकवर्ड। जैसे ये देखो फॉरवर्ड बैकवर्ड जा रहा है ऐसे। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि बच्चों सॉलिड सब्सटेंस इक्विलिब्रियम में इन्वॉल्व नहीं होता है। जैसे ये क्वेश्चन देखो, ध्यान दीजिएगा, देखिए, इफ amount of ammonium hydrogen sulfide increases, then equilibrium shifted forward direction। equilibrium shifted backward direction। No effect of addition of NH4SH। ठीक है, NH4HS कोई इफेक्ट नहीं होगा। मोर अमोनिया गैस फॉर्म, बताओ क्या आंसर होगा? सभी बच्चे बताएं। हमने क्या किया है, NH4SH अमोनियम हाइड्रोजन सल्फाइड के अमाउंट को इंक्रीज कर दिया है। तो अमोनियम हाइड्रोजन सल्फाइड क्या है? रिएक्टेंट है। रिएक्टेंट के अमाउंट को इंक्रीज करने पर रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जानी चाहिए। मगर ये सॉलिड सब्सटेंस है तो सॉलिड सब्सटेंस के केस में कोई इफेक्ट नहीं होता है। सॉलिड सब्सटेंस के केस में कोई इफेक्ट नहीं होता है, नो इफेक्ट। इक्विलिब्रियम जहां थी जैसे थी वैसे ही रहेगी। रिएक्शन क्या है? ना मुन्ना ना, तुम तो हमारी इक्वेशन में लिखे ही नहीं जाते हो। तो जब तुम हमारी इक्वेशन में लिखे ही नहीं जाते हो तो फिर हम ना तो आगे जाएंगे ना पीछे जाएंगे। क्यों? क्योंकि तुम तो हमारे ऊपर इफेक्ट ही नहीं डालते हो। तो हम अपोज क्या करें? हम अपोज उसी का करेंगे ना जो इफेक्ट डालता हो। हमें अपोजिट काम करना है, मगर अपोजिट काम तब करना है जब वो हमारे ऊपर इफेक्ट डालता हो।
है ना। तो देखो, ना तो इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड जाना है ना बैकवर्ड जाना है, क्योंकि सॉलिड सब्सटेंस का कंसंट्रेशन का इफेक्ट इक्विलिब्रियम पे नहीं पड़ता है। तो कॉन्सेप्ट क्या है ली चटेरियल प्रिंसिपल का? अपोजिट काम करना है, और उस काम को करने के लिए हमारे पास इक्विलिब्रियम है। हम इक्विलिब्रियम को आगे ले जाएंगे या पीछे ले जाएंगे, बस इतना है। चलो, अब इफेक्ट नंबर 2। अब हम दूसरे इफेक्ट की बात करते हैं। कंसंट्रेशन का हम लोगों ने काउंट कर दिया। इफेक्ट ऑफ प्रेशर, इफेक्ट ऑफ प्रेशर। अब देखो प्रेशर का क्या इफेक्ट पड़ेगा, ध्यान दीजिए, प्रेशर का क्या इफेक्ट पड़ेगा। अब देखो प्रेशर जो होता है, आप सबको पता है पीवी इक्वल टू होता है एनआरटी। एक ही कंटेनर में, एक ही कंटेनर में, कंटेनर में रिएक्टेंट भी होता है और प्रोडक्ट भी होता है कि नहीं? क्यों? रिएक्शन तो इक्विलिब्रियम में, और प्रोडक्ट भी होता है। एक ही कंटेनर में रिएक्टेंट है और प्रोडक्ट है, इसकी वजह से दोनों के लिए टेम्परेचर कांस्टेंट, आर वैसे ही कांस्टेंट है, वॉल्यूम वैसे ही कांस्टेंट है। क्यों? कंटेनर सेम है। तो प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा अमाउंट के। इसका मतलब मोल बढ़ेगा तो प्रेशर बढ़ेगा, मोल घटेगा तो प्रेशर घटेगा, मोल बढ़ेगा तो प्रेशर बढ़ेगा, मोल घटेगा तो प्रेशर घटेगा। इसका मतलब हमें फोकस कहां पे करना है? मोल पे करना है। सीएचडी क्या है? सीएचडी ये है, आपको फोकस मोल पे करना है। मोल इंक्रीज होगा, और भी किसका? गैस का। मोल इंक्रीज होगा तो प्रेशर इंक्रीज होगा, तो प्रेशर इंक्रीज होगा। मोल डिक्रीज होगा तो प्रेशर डिक्रीज होगा, क्योंकि दोनों क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अब बताओ, अब वो क्या क्या कर सकते हैं भाई? वो क्या क्या कर सकते हैं? तो देखो, वो प्रेशर को क्या क्या कर सकते हैं। पहला पॉइंट, या तो वो प्रेशर को बढ़ा सकते हैं या वो प्रेशर को कम कर सकते हैं। भाई और क्या कर सकते हैं बताओ? या तो वो प्रेशर को बढ़ा देंगे या वो कम कर देंगे। और कुछ कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। या तो वो प्रेशर को बढ़ा सकते हैं या प्रेशर को कम कर सकते हैं। अब सारे बच्चे मुझे बताएं, यदि वो प्रेशर को बढ़ाते हैं तो हमें क्या करना है? पहला केस, पहले ये बताओ, यदि वो प्रेशर को बढ़ाएंगे तो हमें क्या करना है? पहले ये बताओ, सारे लोग कमेंट में ये बताओ कि हमें क्या करना है। वो प्रेशर को बढ़ा रहे हैं तो हमें क्या करना है? हमें क्या करना है ये बताओ। हमें प्रेशर कम करना है, अपोजिट काम करना है। हमें क्या करना है? प्रेशर कम करना है, अपोजिट काम करना है। हाँ, अच्छा, प्रेशर कम करने का मतलब मोल कम करना। यदि मोल कम कर दिए तो प्रेशर कम हो जाएगा, मोल कम कर दिए तो प्रेशर कम हो जाएगा, है ना भाई? उन्होंने प्रेशर बढ़ाया तो हमें प्रेशर कम करना है, और प्रेशर कम करने का मतलब है मोल कम करना। तो आप उधर जाओ, रिएक्शन को उस डायरेक्शन में ले जाओ जिस डायरेक्शन में मोल कम हो। तो क्या करेगा? रिएक्शन को उस डायरेक्शन में
में ले जाना है, ले जाना है, जिधर जिधर मोल कम हो। रिएक्शन को उस डायरेक्शन में ले जाओगे जिधर मोल कम हो। फॉर एग्जाम्पल, मैं एग्जाम्पल के साथ चलता हूं, जैसे आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाए। जैसे ये देखो रिएक्शन, गैस गैस गैस। अब प्रेशर किसी ने इंक्रीज कर दिया, प्रेशर क्या हुआ है, इंक्रीज। अब बताओ रिएक्शन किस डायरेक्शन में जाएगी? प्रेशर इंक्रीज कर दिया तो हमें क्या करना है, डिक्रीज। और हमें डिक्रीज करने के लिए क्या करना पड़ेगा, मोल कम करने पड़ेंगे। अब मोल कम करने के लिए उधर जाओ जिधर मोल कम हो। इधर कितने मोल है, प्रोडक्ट साइड में कितने मोल है, 2 मोल है। प्रोडक्ट साइड में 2 मोल है, रिएक्टेंट साइड में 1 मोल है। तो 2 मोल खत्म होंगे, 1 मोल जनरेट होगा, तो 1 मोल का लॉस हो गया ना। 2 मोल खत्म हुए, 1 मोल जनरेट हुआ, तो 1 मोल का लॉस हो गया। तो प्रेशर बढ़ाने पर रिएक्शन उधर जाएगी जिधर मोल कम हो। मोल किधर कम है, बैकवर्ड डायरेक्शन में, तो रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगी। रिएक्शन किधर जाएगी, बैकवर्ड डायरेक्शन। क्यों? क्योंकि इस रिएक्शन में मोल बैकवर्ड डायरेक्शन में कम है। चेक करो। अच्छा, अब बताओ प्रेशर कम कर दिया, तो यदि वो प्रेशर कम करेंगे तो हम क्या करेंगे, यदि वो प्रेशर कम करेंगे तो हम क्या करेंगे, प्रेशर बढ़ाएंगे। अब प्रेशर बढ़ाने का मतलब मोल बढ़ाना। तो देखो रिएक्शन को उस डायरेक्शन में ले जाना है जिधर मोल ज्यादा हो। रिएक्शन को उस डायरेक्शन में ले जाओ जिधर मोल ज्यादा हो। ठीक है, यदि प्रेशर डिक्रीज करेंगे तो रिएक्शन को उस डायरेक्शन में ले जाएंगे जिधर मोल ज्यादा हो, जिधर मोल ज्यादा हो। अब इसमें भी एक नोट है, देखो यदि डेल्टा एनजी इक्वल टू 0 है, इसका मतलब क्या है, यदि डेल्टा एनजी इक्वल टू 0 है तो इसका मतलब क्या है, बताओ। इसका मतलब यह है, इसका मतलब यह है कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों साइड में मोल बराबर है, तभी तो डेल्टा एनजी 0 है। डेल्टा एनजी 0 है तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों साइड में मोल बराबर है। और मोल बराबर है तो आप प्रेशर को चेंज ही नहीं कर पाओगे। क्यों? ना तो मोल घट सकते हैं ना बढ़ सकते हैं, क्योंकि भाई दोनों तरफ मोल बराबर है, तो ना तो तुम बढ़ा पाओगे ना घटा पाओगे। तो प्रेशर का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। क्यों? हमारे पास इक्विलिब्रियम है। हम इधर गए तो भी उतने ही मोल, इधर गए तो भी उतने ही मोल। क्या मोल चेंज हो रहे हैं? नहीं, तो प्रेशर भी नहीं चेंज होगा। इसका मतलब नो इफेक्ट, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। डेल्टा एनजी 0 है तो नो इफेक्ट ऑफ प्रेशर। यदि डेल्टा एनजी की वैल्यू 0 है तो नो इफेक्ट ऑफ प्रेशर। प्रेशर का इफेक्ट तभी पड़ता है जब डेल्टा एनजी डज नॉट इक्वल टू 0 हो।
जब डेल्टा एन जी डज नॉट इक्वल टू 0 है तभी प्रेशर का इफेक्ट पड़ता है। यदि प्रेशर डेल्टा एन जी 0 है तो प्रेशर का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि दोनों तरफ मोल बराबर है, और मोल बराबर है तो दोनों तरफ प्रेशर बराबर है, तो हम प्रेशर चेंज ही नहीं कर पाएंगे। तो अब देखो इफेक्ट ऑफ प्रेशर, उसने प्रेशर बढ़ाया तो हमारा काम होगा प्रेशर कम करना, और प्रेशर कम करने के लिए हम उधर जाएंगे जिधर मोल कम हो। उसने प्रेशर कम किया तो हमारा काम होगा प्रेशर बढ़ाना, तो हम उधर जाएंगे जिधर मोल ज्यादा हो। मगर यदि रिएक्शन का डेल्टा एन जी 0 है तो वो प्रेशर कम करे या ज्यादा करे, नो इफेक्ट। क्यों? क्योंकि दोनों तरफ मोल बराबर है, तो हम कुछ कर ही नहीं पाएंगे, हम कुछ कर ही नहीं पाएंगे। अब जरा इस क्वेश्चन को बताओ, इस क्वेश्चन में इफेक्ट ऑफ प्रेशर सभी बच्चे बताएंगे कि यार इफेक्ट ऑफ प्रेशर क्या होगा। इस क्वेश्चन में सबको बताना है कि इफेक्ट ऑफ प्रेशर क्या होगा। बताओ भाई। बताओ बच्चों, यदि मैं सिस्टम का प्रेशर डबल कर दूं तो डी के अमाउंट पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? तो डी के अमाउंट पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? तो यदि सिस्टम का प्रेशर डबल कर दोगे तो रिएक्शन किस डायरेक्शन में जाएगी? रिएक्शन किसी डायरेक्शन में नहीं जाएगी। क्यों? क्योंकि इस रिएक्शन का डेल्टा एनजी 0 है। इस रिएक्शन का डेल्टा एनजी 0 है, 3 2 5, इधर 5 गैस है। अब यहां देखो 1 और 4, इधर भी 5 गैस है। तो डेल्टा एनजी की वैल्यू 0 है, तो इक्विलिब्रियम ना तो आगे जाएगा ना पीछे। तो जब रिएक्शन आगे नहीं जाएगी पीछे नहीं जाएगी तो अमाउंट में चेंज कैसे आएगा? नहीं आएगा। जब रिएक्शन आगे नहीं जाएगी पीछे नहीं जाएगी तो अमाउंट में चेंज नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि डेल्टा एनजी 0 होने पर प्रेशर का कोई इफेक्ट नहीं होता है। प्रेशर का कोई इफेक्ट नहीं होता है। क्लियर है? क्लियर है। अब जरा देखिए बच्चों, पॉइंट नंबर 3, इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट। कैटलिस्ट का क्या इफेक्ट होता है? देखो बच्चों, कैटलिस्ट दो तरह के होते हैं। एक होता है पॉजिटिव कैटलिस्ट, एक होता है निगेटिव कैटलिस्ट। पॉजिटिव कैटलिस्ट क्या करता है? रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करता है। निगेटिव कैटलिस्ट क्या करता है? रेट ऑफ रिएक्शन को डिक्रीज करता है। ठीक। अब जब आपसे कैटलिस्ट कहा जाए तो हमेशा पॉजिटिव कैटलिस्ट
मान के क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है, ध्यान रखिए। जब आपसे कैटलिस्ट बोला जाता है तो पॉजिटिव कैटलिस्ट मान के सॉल्व किया जाता है, तो पॉजिटिव कैटलिस्ट मान कर मतलब सपोज करके सॉल्व करते हैं। हमें लग रहा है आजकल मैं कुछ ज्यादा ही हिंदी में तो नहीं लिखने लगा हूं, है ना? लगता है हिंदी मीडियम का बैच पढ़ाने लगा हूं है ना? हाँ, थोड़ा मन लगता है हिंदी में लिखने में, तो आजकल हिंदी में लिखने लगा हूं। अब चलो यार, ऐसा नहीं लिखेंगे अब। तो देखो, इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट बोल रहा है, इसका मतलब तुम किसको कंसीडर करोगे? पॉजिटिव कैटलिस्ट को कंसीडर करोगे। इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट मींस पॉजिटिव कैटलिस्ट। अब पॉजिटिव कैटलिस्ट क्या क्या करता है? देखो, ये क्या करेगा? रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करेगा। अब देखिए ये करता क्या क्या है? इंक्रीजेस रेट ऑफ फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड रिएक्शन। ये क्या करता है? रेट ऑफ फॉरवर्ड और बैकवर्ड दोनों रिएक्शन के रेट को इंक्रीज कर देता है। इंक्रीजेस रेट ऑफ फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड रिएक्शन। इससे होता क्या है? इससे होता है इक्विलिब्रियम अचीव। ठीक है, इससे क्या होता है? इक्विलिब्रियम जल्दी आ जाता है। इक्विलिब्रियम अटेंड, ठीक है, इक्विलिब्रियम अटेंड बिफोर टाइम। absence of कैटलिस्ट से पहले, जब कैटलिस्ट नहीं डाला था उससे पहले इक्विलिब्रियम अटेंड हो जाता है। इक्विलिब्रियम अटेंड बिफोर टाइम, जिस समय इक्विलिब्रियम आना चाहिए उससे पहले आ जाएगा। क्यों? क्योंकि तुमने दोनों तरफ के रेट बढ़ा दिए। तुमने फॉरवर्ड वाली रिएक्शन भी फास्ट कर दी, बैकवर्ड वाली रिएक्शन भी फास्ट कर दी। तो इक्विलिब्रियम 10 मिनट में आना चाहिए था, अब वो 5 मिनट में आएगा, मगर आएगा उसी जगह पे। बट इक्विलिब्रियम उसी जगह पे आएगा, उसी जगह मतलब उसी प्लेस पर। सिर्फ टाइम को रिड्यूस करता है, मगर इक्विलिब्रियम जिस जगह पे आता है उसी जगह पे आएगा। बस उस जगह तक पहुंचने में अभी 10 मिनट लग रहे थे, तो अब 5 मिनट लगेंगे। क्यों? क्योंकि तुमने दोनों तरफ की रिएक्शन के रेट को बढ़ा दिया है। कैटलिस्ट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पर नो इफेक्ट। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पर कैटलिस्ट का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, नो इफेक्ट। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पर कैटलिस्ट का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। क्या करता है? एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देता है। ये मैंने उसमें लिखाया है, यदि आपको याद हो, केमिकल काइनेटिक्स में। फिर से लिखा रहा हूं, एक्टिवेशन एनर्जी को क्या करता है कैटलिस्ट? डिक्रीज कर देता है। एक्टिवेशन एनर्जी को डिक्रीज करेगा, रिएक्शन फॉरवर्ड और बैकवर्ड और रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाएगा। जहां पर इक्विलिब्रियम आना है वहीं पे आएगा, बस जल्दी आ जाएगा। ठीक है,
इक्विलिब्रियम अटेंड बिफोर absence of presence of catalyst, presence of catalyst. कैटलिस्ट की प्रेजेंस में इक्विलिब्रियम पहले अटेंड हो जाएगा, मगर आएगा उसी जगह पे जहां पर आना है, जहां पर इक्विलिब्रियम आना है उसी जगह पे आएगा। हाँ बेटा मैंने कर दिया, जहां पर इक्विलिब्रियम आना है उसी जगह पे इक्विलिब्रियम आएगा। क्लियर है ये बातें? ये बातें क्लियर है? अच्छा देख लो आप। चलो अब कैटलिस्ट के बाद फोर्थ नंबर पॉइंट, इफेक्ट ऑफ इनर्ट गैस। इनर्ट गैस का क्या इफेक्ट होगा? इनर्ट गैस का मतलब होता है कोई ऐसी गैस मिलाओ जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट ना करे। इनर्ट गैस का मतलब क्या है? कोई ऐसी गैस मिलाओ जो उस रिएक्शन में पार्टिसिपेट ना करे। ठीक है, इनर्ट गैस का मतलब क्या है? गैस डज नॉट इन्वॉल्व इन केमिकल रिएक्शन, इन्वॉल्व इन केमिकल रिएक्शन। मतलब कोई ऐसी गैस मिलाइए जो उस रिएक्शन में पार्टिसिपेट ना करे। ठीक है ना? इसका मतलब क्या है कि उस रिएक्शन में पार्टिसिपेट ना करे। अब देखो इनर्ट गैस का क्या इफेक्ट होता है, सब लोग बहुत अच्छे से समझेंगे, क्योंकि इसका इफेक्ट बच्चे गड़बड़ करते हैं। बच्चे गड़बड़ करते हैं तो गौर से मुझे बताइएगा, मैं आपको एक एक करके चीजों को समझाता हूं। ठीक है, सारे बच्चे तैयार हैं समझने के लिए? देखो अब मुझे बताना, ये कंटेनर है, ये कंटेनर है, इसमें पहले कोई रिएक्शन हो रही थी। देखिए हमने इनर्ट गैस मिलाने के पहले की कंडीशन ली, बाद में ली। ये कंटेनर है, इसमें रिएक्टेंट था अपना, ये रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट है, ये रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट है। इस तरह से कोई अपना रिएक्शन चल रही है, रिएक्टेंट प्रोडक्ट, रिएक्टेंट प्रोडक्ट। आपने इसमें इनर्ट गैस मिला दिया। ये देखो आपने क्या किया, इसमें इनर्ट गैस मिला दिया। ये रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट है, ये प्रोडक्ट है, ये रिएक्टेंट है। अब आपने इसमें क्या किया, इनर्ट गैस मिला दिया। ये इनर्ट गैस है, ये इनर्ट गैस है। अब क्या इनर्ट गैस रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा? नहीं। गौर से बताते जाइएगा, क्या इनर्ट गैस रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा? यस या नो? नहीं। तो जब वो रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा इनर्ट गैस, तो वो करेगा क्या? क्या इनर्ट गैस रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, तो करेगा क्या? वो मोल बढ़ाएगा। कंटेनर में मोल बढ़ गए, बढ़ गए, मोल ऑफ गैसियस मिक्सचर को इंक्रीज करेगा। इंक्रीजेस, गैसियस मिक्सचर के मोल इंक्रीज हो जाएंगे, गैसियस मिक्सचर के मोल इंक्रीज हो जाएंगे। और गैसियस मिक्सचर के मोल इंक्रीज हुए तो प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा, और प्रेशर इंक्रीज हुआ तो वॉल्यूम चेंज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि बॉयल्स लॉ भी तो फॉलो करेगा।
भाई बॉयल्स लॉ भी तो फॉलो करेगा। तो यदि मोल चेंज होंगे तो प्रेशर चेंज होगा, और मोल और प्रेशर चेंज हो रहे हैं तो वॉल्यूम चेंज होगा। होगा कि नहीं होगा पहले ये बताओ भाई। मोल बढ़ गए तो अभी आपने पढ़ाया था P प्रोपोर्शनल N है, मोल बढ़ गए तो प्रेशर बढ़ गया, प्रेशर भी बढ़ गया, मोल भी बढ़ गए तो वॉल्यूम भी बढ़ जाएगा गैस का। तो अब जरा गौर से देखो, तो इफेक्ट ऑफ इनर्ट गैस जो होता है दो तरह से किया जाता है। गौर सुनिए, अब मैं आपको बताता हूं, गौर से ध्यान दीजिएगा सारे बच्चे, ठीक है। इफेक्ट ऑफ इनर्ट गैस, इफेक्ट ऑफ इनर्ट गैस तीन चीजों पर बेस्ड है। सारे बच्चे अच्छे से ध्यान देंगे। अब देखो बच्चों, इफेक्ट ऑफ इनर्ट गैस, यदि डेल्टा एनजी की वैल्यू 0 है तो इनर्ट गैस का कोई इफेक्ट नहीं होता है, नो इफेक्ट ऑफ इनर्ट गैस। क्योंकि डेल्टा एनजी की वैल्यू 0 है तो ना तो प्रेशर का टर्म आएगा ना वॉल्यूम का टर्म आएगा, क्योंकि जितने बार प्रेशर ऊपर आएगा उतने ही बार प्रेशर नीचे आएगा, जितने बार वॉल्यूम ऊपर आएगा उतने ही बार वॉल्यूम नीचे आएगा। तो ना तो प्रेशर का टर्म आएगा ना वॉल्यूम का टर्म आएगा, तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पर कोई इफेक्ट पड़ेगा नहीं। तो ना रिएक्शन को पीछे ले जाना पड़ेगा ना आगे ले जाना पड़ेगा। अच्छा, at effect of inert gas at constant वॉल्यूम, यदि वॉल्यूम कांस्टेंट कर दिया जाए तो भी इनर्ट गैस का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, नो इफेक्ट, नो इफेक्ट ऑफ इनर्ट गैस। यदि क्वेश्चन में वॉल्यूम कांस्टेंट है तो भी इनर्ट गैस का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। तो अब गौर सुनो, डेल्टा एनजी 0 है तो भी इनर्ट गैस का कोई इफेक्ट नहीं, वॉल्यूम कांस्टेंट है तो भी इनर्ट गैस का कोई इफेक्ट नहीं, तो भी इनर्ट गैस का कोई इफेक्ट नहीं। इनर्ट गैस का इफेक्ट कब पड़ता है? एट कांस्टेंट प्रेशर। इफेक्ट ऑफ इनर्ट गैस एट कांस्टेंट प्रेशर। इनर्ट गैस का इफेक्ट सिर्फ कांस्टेंट प्रेशर पर पड़ता है। अब बात आई पड़ता कैसे है, तो सभी बच्चे गौर से कॉन्सेप्ट को समझेंगे कि पड़ता कैसे है। देखो, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मोल ऑफ, एक मिनट, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, और डेल्टा एन जी पॉजिटिव तो ये बढ़ गया, ये बढ़ गया तो इसको कम करना होगा, पीछे आओगे। हाँ, मोल ऑफ गैसियस मिक्सचर की पावर डेल्टा एन जी। इसको मैं थोड़ा अच्छे से लिख लूं, एक बार थोड़ा अच्छे से लिखता हूं शॉर्टकट में, जैसे आप समझ पाओ। टोटल मोल इनटू डेल्टा एन जी। अब देखो कर,
बच्चों इफेक्ट ऑफ इनर्ट गैस का इफेक्ट कांस्टेंट प्रेशर पे पड़ता है, और निकालोगे कैसे? इस इक्वेशन से। इस इक्वेशन से कैसे निकाला जाएगा मैं आपको समझाता हूं। सबसे पहले देखो क्या होगा, जब आप इनर्ट गैस मिलाओगे तो क्या क्या होगा। जब आप इनर्ट गैस मिलाओगे तो टोटल मोल बढ़ जाएंगे, टोटल मोल बढ़ जाएंगे। इनर्ट गैस मिलाने पे टोटल मोल बढ़ जाएंगे, यहां नहीं यहां लिखना है। इनर्ट गैस मिलाने पे टोटल मोल बढ़ जाएंगे, तो प्रेशर भी चेंज होगा, वॉल्यूम भी चेंज होगा। इसी वजह से इनर्ट गैस का इफेक्ट हम 3 कंडीशन पे चेक करते हैं। यदि डेल्टा एनजी 0 है तो इनर्ट गैस का कोई इफेक्ट नहीं है, कांस्टेंट वॉल्यूम है तो इनर्ट गैस का कोई इफेक्ट नहीं है, कांस्टेंट प्रेशर पे इनर्ट गैस का इफेक्ट पड़ता है। कैसे पड़ता है? इस इक्वेशन से देखो। यदि डेल्टा एनजी की वैल्यू पॉजिटिव है, डेल्टा एनजी की वैल्यू पॉजिटिव है मतलब ग्रेटर देन 0 है, केस नंबर 1। तो डेल्टा एनजी की वैल्यू पॉजिटिव है तो टोटल मोल बढ़ेंगे। सचिन ध्यान दो बेटा, डेल्टा एनजी की वैल्यू पॉजिटिव है तो टोटल मोल बढ़ेंगे। अच्छा टोटल मोल बढ़ेंगे तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या हो गया? कम। और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट तो सिर्फ टेम्परेचर चेंज होने पे चेंज होता है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट तो सिर्फ टेम्परेचर चेंज होने पे चेंज होता है। तो देखो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, यही होता है ना। अब गौर समझना, कोई भी बच्चा डरेगा नहीं, है ना। डेल्टा एनजी की वैल्यू पॉजिटिव है तो ये इक्वेशन आएगी। अब बताओ, इनर्ट गैस मिलाई, टोटल मोल बढ़ गए, टोटल मोल बढ़ गए तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कम हो गया, और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होता है? फिक्स वैल्यू है, वो सिर्फ टेम्परेचर चेंज होने पे चेंज होता है। तो अब क्या करेगा? रिएक्शन को फॉरवर्ड ले जाएगा, रिएक्शन को फॉरवर्ड ले जाएगा तो प्रोडक्ट बढ़ेगा, प्रोडक्ट बढ़ेगा तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू फिर बढ़ जाएगी और फिर वैसी जगह पे आ जाएगी। टोटल मोल बढ़ाया तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू कम हो गई, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू कम हो गई तो मुझे इसको बढ़ाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट तो कांस्टेंट होता है, वो तो सिर्फ टेम्परेचर पे ही चेंज होता है। तो इसको इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू बढ़ाने के लिए हमें प्रोडक्ट बढ़ाना पड़ेगा, और प्रोडक्ट बढ़ाने का मतलब फॉरवर्ड डायरेक्शन। तो यदि डेल्टा एनजी की वैल्यू पॉजिटिव है तो पॉजिटिव का मतलब क्या होता है? फॉरवर्ड, ज्यादा, तो रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी। अब डेल्टा एनजी की वैल्यू मान लो कम है, निगेटिव है, लेस देन 0 है, निगेटिव है। तो अब जरा देखो, जब डेल्टा एनजी निगेटिव होगा तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। जब डेल्टा एनजी निगेटिव होगा तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये ऊपर आ जाएगा ना, ये देखो ये ऊपर आ जाएगा। ये आपने ऐसे लिख दिया है निगेटिव वैल्यू, तो ये ऊपर आ जाएगा। तो टोटल मोल बढ़ाया, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बढ़ गया। अब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट तो एक कांस्टेंट वैल्यू है, तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बढ़ गया है, मुझे इसको कम करना पड़ेगा। और कम करने के लिए क्या करोगे? रिएक्टेंट बढ़ाओगे, और रिएक्टेंट बढ़ाने के लिए किधर आना पड़ेगा? बैकवर्ड। रिएक्टेंट बढ़ाने के लिए किधर आना पड़ेगा? बैकवर्ड। रिएक्टेंट बढ़ाने के लिए किधर आना पड़ेगा? बैकवर्ड। फिर से समझो, फिर समझो इफेक्ट ऑफ इनर्ट गैस समझो। इफेक्ट ऑफ इनर्ट गैस का इफेक्ट सिर्फ कब पड़ता है? कांस्टेंट प्रेशर पे पड़ता है। डेल्टा एनजी 0 है तो नो इफेक्ट, कांस्टेंट वॉल्यूम पे है तो नो इफेक्ट। कब पड़ेगा? सिर्फ कांस्टेंट प्रेशर पे। अब कांस्टेंट प्रेशर पे पड़ेगा कैसे? डेल्टा एनजी पॉजिटिव है तो पॉजिटिव का मतलब बढ़ना, पॉजिटिव का मतलब ज्यादा, ज्यादा का मतलब आगे बढ़ना। भाई पॉजिटिव रहो, आगे बढ़ते रहो, पॉजिटिव रहो, आगे बढ़ते रहो। तो यदि जल्दी जल्दी समझना है, दिमाग में सेट करना है, तो ऐसे ध्यान रखो, डेल्टा एनजी पॉजिटिव, तो पॉजिटिव का मतलब बढ़ना, इसका मतलब फॉरवर्ड डायरेक्शन। डेल्टा एनजी निगेटिव, निगेटिव का मतलब कम, मतलब बैकवर्ड डायरेक्शन। और लॉजिकली समझना है कि नहीं ऐसा हुआ क्यों है, तो होने के पीछे ये रीजन है, होने के पीछे ये रीजन है। आपने टोटल मोल बढ़ाया, टोटल मोल बढ़ाया तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कम हो गया।
अब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कम हो गया तो ये तो वैल्यू फिक्स है, तो इसकी वजह से रिएक्शन को आगे जाना पड़ेगा, और आगे जाना पड़ेगा तो रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन शिफ्ट हो गई। अब डेल्टा एन जी निगेटिव है तो टोटल मोल बढ़ाया तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बढ़ गया, और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट तो कांस्टेंट होता है, तो अब रिएक्शन को पीछे आना पड़ेगा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को कम करने पे। रिएक्शन किधर आ गई? बैकवर्ड डायरेक्शन। रिएक्शन किधर आ गई? बैकवर्ड डायरेक्शन। और सबसे सही तरीका शिफ्ट होने का, सबसे सही तरीका ध्यान रखने का क्या है? सिर्फ इतना सा, देखो मैं जैसे सेट करता हूं, अब भाई क्वेश्चन करते समय तो ये सब नहीं करेंगे, तो कैसे करते हैं? मैं तो बस इतना याद रखता हूं, इनर्ट गैस का इफेक्ट सिर्फ कांस्टेंट प्रेशर पे पड़ता है, पहला पॉइंट। डेल्टा एन जी पॉजिटिव, पॉजिटिव का मतलब ज्यादा, ज्यादा का मतलब फॉरवर्ड। डेल्टा एन जी निगेटिव, निगेटिव का मतलब कम, कम का मतलब बैकवर्ड। बस इतना याद रखता हूं, इतना याद रखता हूं। डेल्टा एन जी जीरो पर नो इफेक्ट, कांस्टेंट टेम्परेचर पे, एक कांस्टेंट वॉल्यूम पे नो इफेक्ट। आंसर बताओ, बताइए क्वेश्चन बताइए। इफ 2 मोल ऑफ हीलियम गैस इन्वॉल्व इन ए कंटेनर देन इक्विलिब्रियम शिफ्टेड एट कांस्टेंट वॉल्यूम। कांस्टेंट वॉल्यूम पे इक्विलिब्रियम किधर शिफ्ट होगा? जब आप इनर्ट गैस मिला रहे हो। ये क्या है? इनर्ट गैस। इनर्ट गैस आपने कितने मोल मिलाई? 2 मोल। तो बताओ इक्विलिब्रियम किधर शिफ्ट होगा? नो इफेक्ट। क्यों? कांस्टेंट वॉल्यूम पे कोई इफेक्ट नहीं होता है, कांस्टेंट वॉल्यूम पे कोई इफेक्ट नहीं होता है, नो इफेक्ट। इफेक्ट कांस्टेंट प्रेशर पे पड़ता है, कांस्टेंट वॉल्यूम पे नहीं पड़ता है। अच्छा अब बताओ, अब बताइए, अब बताइए। इफ 2 मोल ऑफ हीलियम गैस इन्वॉल्व इन ए कंटेनर देन इक्विलिब्रियम शिफ्टेड एट कांस्टेंट प्रेशर। कांस्टेंट प्रेशर पे क्या इफेक्ट होगा? कांस्टेंट प्रेशर पे क्या इफेक्ट होगा? तो देखो इनर्ट गैस का इफेक्ट सिर्फ कांस्टेंट प्रेशर पे पड़ता है। कांस्टेंट प्रेशर पे पूछ रहा है तो पड़ेगा। डेल्टा एनजी निकालो। डेल्टा एनजी की वैल्यू कितनी है? 2 माइनस 4 माइनस 2। डेल्टा एनजी निगेटिव, निगेटिव का मतलब कम, कम का मतलब बैकवर्ड। डेल्टा एनजी निगेटिव, निगेटिव का मतलब कम, कम का मतलब बैकवर्ड। तो इनर्ट गैस का इफेक्ट सिर्फ कांस्टेंट प्रेशर पे पड़ता है, और कांस्टेंट प्रेशर पे पड़ता है तो कैसा पड़ता है? जैसा डेल्टा एनजी, जैसा डेल्टा एनजी। डेल्टा एनजी प्लस, प्लस का मतलब बढ़ना तो फॉरवर्ड। डेल्टा एनजी निगेटिव, निगेटिव का मतलब कम होना, बैकवर्ड। ठीक है। अब लास्ट एंड फाइनल हेडिंग, लास्ट एंड फाइनल हेडिंग, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होता है? टेम्परेचर तो सब पे इफेक्ट करता है, तो अब जरा गौर से समझो। देखिए इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, देखो इक्विलिब्रियम शिफ्टेड, equilibrium shifted to that direction, that direction, that direction. Equilibrium shifted to endothermic side, equilibrium shifted to endothermic side. वो फॉरवर्ड भी हो सकता है, बैकवर्ड भी हो सकता है। Equilibrium shifted to endothermic side when temperature of system increases, system increases। यदि टेम्परेचर बढ़ाओगे तो रिएक्शन हमेशा एंडोथर्मिक की साइड में जाएगी, और यदि टेम्परेचर कम करोगे इक्विलिब्रियम शिफ्टेड टू एक्सोथर्मिक साइड, एक्सोथर्मिक साइड।
फॉरवर्ड और बैकवर्ड when temperature decrease. देखो, मैंने आपको हमेशा बताया है अपोज करना। अब रिएक्शन एंडोथर्मिक है और तुमने टेम्परेचर बढ़ा दिया, तो एंडोथर्मिक का मतलब क्या है? टेम्परेचर को एब्जॉर्ब करता है, सोखता है, उसको टेम्परेचर चाहिए। तो तुमने टेम्परेचर बढ़ाया तो वो एंडोथर्मिक की साइड चली गई, टेम्परेचर अपने आप कम हो गया। क्यों? उसको टेम्परेचर चाहिए था, उसने टेम्परेचर एब्जॉर्ब कर लिया, डिक्रीज कर दिया। अब तुमने टेम्परेचर कम कर दिया तो हमारा काम तो अपोजिट है। हमारा काम क्या है? अपोजिट। तुमने टेम्परेचर कम किया तो हमें टेम्परेचर बढ़ाना है, तो हम एक्सोथर्मिक की साइड चले गए। एक्सोथर्मिक की साइड जाओगे तो एनर्जी रिलीज होगी, एनर्जी रिलीज होगी तो टेम्परेचर बढ़ जाएगा। तो हमेशा ध्यान रखो, टेम्परेचर बढ़ाओगे तो रिएक्शन एंडोथर्मिक की साइड जाएगी। क्यों? क्योंकि हमें अपोज करना है। हमें क्या करना है? अपोज। तो जैसे ही तुमने टेम्परेचर बढ़ाया तो हम टेम्परेचर को कम करेंगे। कम करने के लिए हमें टेम्परेचर एब्जॉर्ब करना होगा, एंडोथर्मिक की साइड जाना होगा। और तुमने टेम्परेचर कम कर दिया तो हमें बढ़ाना है। अब हमें बढ़ाना है तो हम एक्सोथर्मिक की साइड जाएंगे, जैसे एनर्जी रिलीज हो और टेम्परेचर बढ़ जाए। क्लियर? क्लियर? अच्छा, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आल्सो चेंज in change in temperature. जब टेम्परेचर चेंज करोगे तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू भी चेंज होगी। अब वो क्या चेंज होती है जरा देखो, इसको बताते हैं। T1 केल्विन टेम्परेचर पे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K1 था, T2 केल्विन टेम्परेचर पे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K2 था। तो क्या आता है? ln इक्विलिब्रियम। ठीक है, वही इक्वेशन आती है जो इनर्ट उसकी होती है, ln इक्विलिब्रियम। देखो, वहां पे एक्टिवेशन एनर्जी थी, यहां पे डेल्टा एच होता है, डेल्टा एच अपॉन आर 1/T1 प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट सी क्या है? इंटीग्रेशन कांस्टेंट है, ये इक्वेशन होती है। के क्या है? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, ये। टी क्या है? टेम्परेचर है, और ये इंटीग्रेशन कांस्टेंट है। ये देखो, और डेल्टा एच क्या है? डेल्टा एच हीट ऑफ रिएक्शन या एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इक्वल टू ये होता है ln k इक्वल टू डेल्टा एच अपॉन आर 1/T प्लस ln सी क्या है? इंटीग्रेशन कांस्टेंट। तो देखो, इक्वेशन ये है ln इक्विलिब्रियम इक्वल टू डेल्टा एच अपॉन आर 1/T ln सी, माइनस साइन के साथ। सॉरी, यहां माइनस साइन शायद लगाना भूल गया हूं, माइनस साइन के साथ। ये देखो, तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट और 1/T का ग्राफ वही होता है जो वहां पर था, मगर दोनों में डिफरेंस क्या है? दोनों में डिफरेंस इसके स्लोप में है। ये मैंने वहां पर भी पढ़ाया है केमिकल काइनेटिक्स में। स्लोप में डिफरेंस ये है कि इसका स्लोप जो है वो डेल्टा एच अपॉन आर है, हीट ऑफ रिएक्शन। वहां पर एक्टिवेशन एनर्जी थी, वहां पर क्या थी? एक्टिवेशन एनर्जी। तो जो फार्मूला वहां पे आया था वही फार्मूला यहां पे आएगा। क्या आएगा? ln K2 अपॉन K1
बस डेल्टा ई की जगह डेल्टा एच हो जाएगा, आर 1/T1 माइनस 1/T2। यदि सभी बच्चों को ध्यान हो तो यहां एक्टिवेशन एनर्जी थी, तो जब यहां एक्टिवेशन एनर्जी होती है तो ये रेट कांस्टेंट होता है, जब यहां डेल्टा एच होता है तो ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है। और लॉग के टर्म में क्या होगा, लॉग K2/K1 डेल्टा एच अपॉन 2.3032 R 1/T1 माइनस 1/T2। ये रिलेशन है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट और टेम्परेचर के बीच में, कि जब तुम टेम्परेचर बढ़ाओगे तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट चेंज होगा, क्योंकि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट सिर्फ टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। तो जब आप टेम्परेचर चेंज करेंगे तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट चेंज होगा। कितना चेंज होगा इससे पता चलेगा। अब यहां पर 3 केस है। केस नंबर 1, यदि डेल्टा एच इक्वल टू 0 हो, मतलब ना रिएक्शन एंडोथर्मिक ना रिएक्शन एक्सोथर्मिक, तो टेम्परेचर चेंज करने पर भी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट चेंज नहीं होगा। डालो डेल्टा एन जी इक्वल टू 0, तो log x इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 1। याद है सबको? अरे भाई कॉन्सेप्ट याद है? डालो log, ये 0 डाल दोगे तो log x इक्वल टू 0, यहां डाल दो, ये 0 डाल दोगे तो log x इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 1। इसका मतलब टेम्परेचर चेंज करने पर भी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट चेंज नहीं हुआ। मगर कोई भी रिएक्शन ऐसी नहीं होती है कि वो ना एंडो हो ना एक्सो हो, ऐसा होता ही नहीं है। ये सिर्फ पेन कॉपी पे पॉसिबल है। पेन कॉपी पे डेल्टा एच की वैल्यू आप 0 कर सकते हो, मगर बेटा मैं देख रहा हूं बच्चों के डाउट, समी मैं बच्चों के डाउट देख रहा हूं, मगर पढ़ाई पे ध्यान दो। तुम लोग आपस में बातें कर रहे हो तो कैसे देखूंगा मैं? गौर सुनो, डेल्टा एच इक्वल टू 0, डेल्टा एच इक्वल टू 0 का मतलब है ना तो रिएक्शन एंडो है ना एक्सो, तो ऐसा होता ही नहीं है। ये सिर्फ मैथमेटिकल पॉसिबल है। ठीक, अब केस नंबर 2, मान लो रिएक्शन एंडोथर्मिक है। तो यदि रिएक्शन एंडोथर्मिक है तो देखो log x इक्वल टू पॉजिटिव वैल्यू, तो log x इक्वल टू पॉजिटिव वैल्यू, तो x इक्वल टू ग्रेटर देन 1, x इक्वल टू ग्रेटर देन 1, x की जगह क्या है K2/K1। तो ग्रेटर देन 1 का मतलब क्या है, टेम्परेचर बढ़ाने से इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बढ़ा है, मगर कब बढ़ा है, जब रिएक्शन एंडोथर्मिक हो। टेम्परेचर बढ़ाओगे तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बढ़ेगा, मगर कब, जब रिएक्शन एंडोथर्मिक हो। अब देखो इसको, देखिए डेल्टा एच इक्वल टू निगेटिव वैल्यू, मतलब ये एंडो था ये एक्सो है। अब देखो log x इक्वल टू निगेटिव वैल्यू, तो x इक्वल टू लेस देन 1, तो इसका मतलब क्या हुआ, टेम्परेचर बढ़ाने से इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कम हो जाएगा। टेम्परेचर बढ़ाने से इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कम हो जाएगा यदि एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, यदि एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। प्रेम क्या डाउट है बेटा? प्रेम, प्रेम क्या डाउट है? प्रेम बेटा क्या डाउट है? बातें नहीं करो, बताओ प्रेम क्या डाउट है, किसका डाउट आ रहा है? ठीक है, ओके ठीक है। एक बच्चा कह रहा है सर हिंदी नहीं आती है, इंग्लिश में लिखा करो या इंग्लिश में लिखा करो। ठीक है बेटा, ठीक है, वैसे मैं हर लैंग्वेज में लिख देता हूं, मगर ठीक है। भाई तुम्हें हम बहुत मारेंगे। ये कौन था ऊपर चला गया? पढ़ा चुका हूं कि सॉलिड के केस में कंसंट्रेशन का कोई इफेक्ट नहीं होता है। यदि रिएक्टेंट, एक बच्चा पूछ रहा है कि सर आपने सॉलिड के केस में नहीं बताया। भाई मार खाओगे बहुत सारा। ये देखो लिखा है,
यदि कंसंट्रेशन सॉलिड सब्सटेंस है तो कोई इफेक्ट नहीं होता है कंसंट्रेशन चेंज करने का। ये देखो लिखा है। अब तुम टाइम पे तो आओ, जब हम ये हेडिंग पढ़ा चुके होंगे तब तुम गिरे होगे बैच के अंदर। प्रेशर में भी कोई इफेक्ट नहीं होगा। यदि सॉलिड सब्सटेंस है तो प्रेशर का भी कोई इफेक्ट नहीं होगा। भैया प्रेशर बनता ही तब है जब गैस हो, प्रेशर बनता ही तब है जब गैस हो। तो प्रेशर में भी सॉलिड सब्सटेंस का कोई इफेक्ट नहीं होगा। प्रेशर में भी सॉलिड सब्सटेंस का कोई इफेक्ट नहीं होगा। प्रेशर के केस में भी सॉलिड सब्सटेंस का कोई इफेक्ट नहीं होगा, है ना। प्रेशर में भी सॉलिड सब्सटेंस का कोई इफेक्ट नहीं होगा। अब जरा देखो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर पहले समझ लो। टेम्परेचर बढ़ाने पर रिएक्शन हमेशा एंडोथर्मिक की साइड में जाएगी, टेम्परेचर कम करने पर रिएक्शन हमेशा एक्सोथर्मिक की साइड में जाएगी। ठीक है, तुमने टेम्परेचर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को चेंज करता है, तो जब टेम्परेचर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को चेंज करता है तो उसके बीच में रिलेशन क्या आता है, ln k2 अपॉन k1 इक्वल टू डेल्टा h अपॉन r 1 अपॉन t1 माइनस 1 अपॉन t2। किसी को फार्मूला याद रखने में दिक्कत हो तो जो केमिकल काइनेटिक्स में फार्मूला याद किया था इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर इन एक्टिवेशन एनर्जी, वही डिट्टो फार्मूला है, बस एक्टिवेशन एनर्जी की जगह डेल्टा एच डाल देना। तो जब एक्टिवेशन एनर्जी की जगह डेल्टा एच डाल दोगे तो वो k1 k2 रेट कांस्टेंट ना होके इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हो जाएंगे। तब वो k1 k2 रेट कांस्टेंट ना होके इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हो जाएंगे। और यदि यहाँ एक्टिवेशन एनर्जी पड़ा है तो ये k1 k2 रेट कांस्टेंट है, और यदि यहाँ डेल्टा एच है हीट ऑफ रिएक्शन है तो ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है। क्लियर। अब देखो मैं कुछ क्वेश्चन आपको करा देता हूं जैसे आपको जरा ये बात समझ में आ जाए। इसको करो, ये क्वेश्चन कर चुका हूं, इसको करिए। फॉर द केमिकल रिएक्शन 3x गैस प्लस y गैस x3y गैस द अमाउंट ऑफ x3y एट इक्विलिब्रियम इज इफेक्टेड। इसका अमाउंट कब इफेक्ट होगा, टेम्परेचर एंड प्रेशर पे। देखो टेम्परेचर चेंज करोगे तो रिएक्शन आगे या पीछे जरूर जाएगी। क्यों, या तो ये एंडोथर्मिक होगी या तो ये एंडोथर्मिक होगी या एक्सोथर्मिक होगी। कौन है भाई, आपस में लड़ क्यों रहे यार, कौन है, बातें नहीं भाई। देखो वो कह रहा है कि टेम्परेचर या तो ये एंडोथर्मिक होगी या एक्सोथर्मिक होगी। एंडो होगी या एक्सो, रिएक्शन आगे या पीछे जरूर जाएगी। और रिएक्शन आगे गई तो प्रोडक्ट का अमाउंट बढ़ गया, रिएक्शन पीछे गई तो प्रोडक्ट का अमाउंट कम हो गया। इसका मतलब टेम्परेचर चेंज करने पर वैल्यू जरूर चेंज होगी। अच्छा मोल क्या है, रिएक्टेंट में मोल है 4, प्रोडक्ट में मोल है 1। मोल अलग अलग है मतलब डेल्टा एन जी जीरो नहीं है। तो जब डेल्टा एन जी जीरो नहीं है तो प्रेशर चेंज करोगे तो भी रिएक्शन आगे जाएगी या पीछे जाएगी, कहीं ना कहीं जरूर जाएगी। जब रिएक्शन आगे जाएगी या पीछे जाएगी तो इसके अमाउंट में चेंज जरूर आएगा, इसके अमाउंट में चेंज जरूर आएगा। क्यों, क्योंकि रिएक्शन या तो आगे जा रही है या पीछे जा रही है। सचिन बेटा कौन हो तुम, कहां पे पाए जाते हो, सचिन कौन है। देखो यार जिसको जितना सिखाया गया है घर में उतना ही वो बोल पाता है, उससे ज्यादा नहीं। तो वो घर में भी ऐसा ही करता होगा तो यहां पर भी ऐसा कर रहा है, उसमें कोई ऐसी गलत बात थोड़ी ना है। अब जो उसने सीखा है अब घर में भी यही करता रहता होगा तो यहां पर भी यही कर रहा होगा, है ना। इसलिए आप लोग परेशान ना हो, इसलिए आप लोग परेशान ना हो। उसको शायद समझ नहीं आया होगा कि ये एमबीबीएस का बैच है, उसको शायद ये समझ में नहीं आया होगा। वो सोचा होगा उसी तरह का बैच है गली गली मोहल्ले वाला, गाली गलौज वाला। तो वो बेचारा भटक गया है, गलत जगह पे आ गया और कुछ नहीं। हाँ गलत जगह पे आ गया और कुछ नहीं। कोई नहीं, आपको हमेशा ऐसे लोग मिलते ही रहेंगे, ऐसे लोगों की बातों को गौर मत करो, आप सिर्फ पढ़ाई पे ध्यान दो, आप सिर्फ पढ़ाई पे ध्यान दो, ठीक है। और बाकी रहे उनकी तो मैं देखूंगा तो उनको ब्लॉक कर दूंगा, उनको ब्लॉक कर दूंगा तो फिर वो क्या है ना क्लास में आ ही नहीं पाएंगे।
फिर वो क्लास में आ ही नहीं पाएंगे, फिर वो रोना धोना मचाएंगे कि अरे सर हमें ब्लॉक कर दिया गया, अरे सर मेरे साथ ये हो गया, अरे सर मेरे साथ वो हो गया। अब यार हो गया तो हो गया, अब कौन रोकेगा, और कौन मेरे पास ना इतना टाइम है ना, तो सिर्फ पढ़ाई पे ध्यान दो तो ठीक है। अब देखो यार बच्चों, तो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर पड़ेगा, इफेक्ट ऑफ प्रेशर पड़ेगा, अमाउंट चेंज होगा। कैटलिस्ट अभी मैंने पीछे पढ़ाया है, कैटलिस्ट सिर्फ रिएक्शन को तेज करता है। तो जो प्रोडक्ट 3 मिनट में बनना था वो प्रोडक्ट अब 1 मिनट में बनेगा, मगर बनेगा उतना ही, मगर बनेगा उतना ही। क्यों? क्योंकि कैटलिस्ट इक्विलिब्रियम स्टेट को चेंज नहीं करता है, उसी जगह पे इक्विलिब्रियम आती है जहां पे आई है, वो सिर्फ पहुंचने के टाइम को चेंज करता है। तो ये जो कैटलिस्ट लिखा है ये गलत लिखा है। कैटलिस्ट अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट नहीं चेंज करेगा, वो सिर्फ रेट को बढ़ाता है। तो जो 3 मिनट में बनना था वो प्रोडक्ट अब 1 मिनट में बनेगा, अमाउंट को चेंज नहीं करेगा। जहां पे आता है वहीं पे आएगा। अब इस क्वेश्चन को देखो, फॉर द रिएक्शन CO गैस, H2O गैस, CO गैस, CO2 गैस, हाइड्रोजन गैस at a given temperature the equilibrium amount of CO2 can be increased। हमें इसका अमाउंट इंक्रीज करना है। टेम्परेचर कांस्टेंट है, एट ए गिवन टेम्परेचर कह रहा है। कैटलिस्ट अमाउंट को बढ़ाएगा नहीं, अभी पीछे डिस्कस किया है, तो कैटलिस्ट अमाउंट को तो नहीं बढ़ाता। इनर्ट गैस डेल्टा Ng 0 है, तो इनर्ट गैस का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। डेल्टा Ng 0 है, देखो है ना। डिक्रीज द वॉल्यूम ऑफ कंटेनर, नो, इसका भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। क्यों? यदि डेल्टा Ng 0 है तो वॉल्यूम का टर्म ही नहीं आता है, पीछे पढ़ाया है कि डेल्टा Ng 0 है तो वॉल्यूम का टर्म ही नहीं आएगा। तो जब वॉल्यूम का टर्म नहीं आएगा तो वो इंपैक्ट भी नहीं डालेगा। अब इंक्रीज द अमाउंट ऑफ CO, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट बढ़ाया है आपने, तो जब इसके अमाउंट को बढ़ाओगे तो हमारा काम क्या करना है, अपोज करना है। रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन आपने बढ़ाया तो हमारा काम क्या है, अपोज करना। अब अपोज करने के लिए हमें CO का कंसंट्रेशन कम करना होगा, और CO का कंसंट्रेशन कम करने के लिए हमें कहां जाना होगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन। और फॉरवर्ड डायरेक्शन जाओगे तो CO2 का अमाउंट बढ़ जाएगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन जाओगे तो CO2 का अमाउंट बढ़ जाएगा। क्यों? तुमने कंसंट्रेशन ऑफ CO बढ़ाया, तो जैसे ही तुमने कंसंट्रेशन ऑफ CO बढ़ाया तो हमारा काम क्या है, अपोज करना। मैंने कहा यार इसने CO का कंसंट्रेशन बढ़ा दिया है, मैं कम करूंगा। अब कम करने के लिए मुझे फॉरवर्ड जाना पड़ेगा, फॉरवर्ड जाने से CO2 का कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा। अब इसको करो, फॉर द रिएक्शन PCl5 रिवर्सेबल PCl3Cl2 द फॉरवर्ड रिएक्शन एट कांस्टेंट टेम्परेचर इज फेवर्ड बाय। हमें रिएक्शन को फॉरवर्ड डायरेक्शन में ले जाना है। इंट्रोड्यूस इनर्ट गैस एट कांस्टेंट वॉल्यूम, इनर्ट गैस का कांस्टेंट वॉल्यूम पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। इनर्ट गैस का कांस्टेंट वॉल्यूम पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। इंट्रोड्यूस क्लोरीन गैस एट कांस्टेंट वॉल्यूम, क्लोरीन गैस मिलाओगे तो इसका कंसंट्रेशन बढ़ गया तो रिएक्शन पीछे आएगी। भाई क्लोरीन गैस मिलाया तो इन्होंने इसका कंसंट्रेशन बढ़ा दिया तो हम कम करेंगे। हम कम करने के लिए क्या करेंगे, रिएक्शन को बैकवर्ड आएंगे और रिएक्शन को फॉरवर्ड लाना है। उन्होंने कहा है रिएक्शन को फॉरवर्ड लाना है। इंट्रोड्यूस इनर्ट गैस एट कांस्टेंट प्रेशर, कांस्टेंट प्रेशर पे इनर्ट गैस का इफेक्ट पड़ता है। तो जब तुमने इनर्ट गैस मिलाई कांस्टेंट प्रेशर पे तो डेल्टा Ng क्या है, पॉजिटिव, और डेल्टा Ng पॉजिटिव है तो इसका मतलब फॉरवर्ड, प्लस प्लस का मतलब आगे बढ़ना। इनर्ट गैस मिलाने पर, कांस्टेंट प्रेशर पे इनर्ट गैस मिलाने पर रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगी। इंक्रीज द वॉल्यूम ऑफ कंटेनर, हाँ अब यहां देखो, यदि वॉल्यूम ऑफ कंटेनर आपने कम किया, देखो गौर से देखो, वॉल्यूम ऑफ कंटेनर आपने बढ़ाया है तो इसका मतलब प्रेशर आपने कम कर दिया।
भाई वॉल्यूम बढ़ाओगे तो प्रेशर कम हो जाएगा, क्यों? P इंटू वी इक्वल टू के होता है। तो जब आपने वॉल्यूम को बढ़ा दिया तो प्रेशर कम हो जाएगा, क्यों? क्योंकि इन दोनों का मल्टीप्लाई कांस्टेंट है, बॉयल्स लॉ। तो वॉल्यूम ऑफ कंटेनर आपने बढ़ाया तो प्रेशर कम हो गया। अब प्रेशर कम हो गया तो हम क्या करेंगे? प्रेशर को बढ़ाएंगे। क्यों? आपको क्या बताया गया है? अपोजिट काम करना है। तो यदि वॉल्यूम ऑफ कंटेनर इन्होंने बढ़ा दिया है तो प्रेशर कम हो गया है, और प्रेशर कम हो गया है तो मैं प्रेशर को बढ़ाऊंगा। और प्रेशर बढ़ाने के लिए कहां जाना होता है? जिधर मोल ज्यादा हो। प्रेशर बढ़ाने के लिए किधर जाना होता है? जिधर मोल ज्यादा हो। मोल किधर ज्यादा है? मोल किधर ज्यादा है? प्रोडक्ट साइड में। तो रिएक्शन किधर जाएगी? फॉरवर्ड डायरेक्शन। रिएक्शन किधर जाएगी? फॉरवर्ड डायरेक्शन। ये भी सही है। ये मोर देन वन क्वेश्चन है, आईआईटी का क्वेश्चन है ना, तो मोर देन वन आंसर है। तो रिएक्शन किधर जाएगी? फॉरवर्ड डायरेक्शन। क्यों? क्योंकि आईआईटी का क्वेश्चन है। अब देखो, इंट्रोड्यूस PCl5 एट ए कांस्टेंट वैल्यू। यस, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, एक कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट बढ़ाओगे तो रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी। कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट बढ़ाओगे तो रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी। क्योंकि ये आईआईटी का क्वेश्चन है तो ये मोर देन वन में है ना। ये आईआईटी का क्वेश्चन है इसलिए मोर देन वन आंसर में है। क्लियर है? अरे प्रभु, इफेक्ट कांस्टेंट वॉल्यूम पर इनर्ट गैस का इफेक्ट नहीं पड़ता है। यहां इनर्ट गैस कहां मिलाई जा रही है? यहां इनर्ट गैस मिलाई जा रही है। इंक्रीजिंग द वॉल्यूम ऑफ कंटेनर लिखा है। इंट्रोड्यूस इनर्ट गैस एट कांस्टेंट वॉल्यूम, मना तो कर दिया है। कांस्टेंट वॉल्यूम पे इनर्ट गैस का कोई इफेक्ट नहीं होता है, देखो। मगर वॉल्यूम चेंज करने पर इफेक्ट होगा, क्योंकि तुमने वॉल्यूम बढ़ाया तो प्रेशर कम हो गया, और प्रेशर कम हो गया तो हमें प्रेशर बढ़ाना होगा। और प्रेशर बढ़ाने के लिए हम किधर जाएंगे? जिधर मोल ज्यादा हो। जिधर मोल ज्यादा हो। ठीक है, सारे क्वेश्चन मैंने करा दिए। अब बस एक लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन है। ये चैप्टर हमारा पूरा खत्म हो गया। एक और कर लो बस। द इक्विलिब्रियम SO2Cl2 SO2 plus Cl2 is attained at 25 degrees centigrade in a closed container and in inert gas helium is introduced. Which of the following statement is correct? अब देखो, इनर्ट गैस को आपने मिलाया है। जब आपने इनर्ट गैस को मिलाया तो क्या होगा? अब आपको पढ़ना है, क्वेश्चन बहुत तगड़ा है। देखो, कंटेनर कैसा है? क्लोज कंटेनर है, तो इसका मतलब वॉल्यूम कांस्टेंट है। कंटेनर क्या है? क्लोज, इसका मतलब वॉल्यूम कांस्टेंट। द इक्विलिब्रियम SO2Cl2 रिवर्सिबल SO2 plus Cl2 attain 25 degree centigrade in a closed container and in inert gas helium introduced. Which of the following statement is correct? Concentration of SO2 Cl2 Cl2 change? No. इनर्ट गैस मिलाई है कांस्टेंट वॉल्यूम पे। कांस्टेंट वॉल्यूम पे इनर्ट गैस मिलाने का कोई इफेक्ट नहीं होता है। मोर क्लोरीन इज फॉर्म? नो। कंसंट्रेशन ऑफ CO2 रिड्यूस? नो। नन ऑफ अबव। क्यों? क्योंकि आपने इनर्ट गैस मिला दी है एट कांस्टेंट वॉल्यूम, और कांस्टेंट वॉल्यूम पे इनर्ट गैस का कोई इफेक्ट नहीं होता है। नो इफेक्ट। कंटेनर क्लोज है, कंटेनर क्लोज है, वॉल्यूम कांस्टेंट है, और यदि वॉल्यूम कांस्टेंट है तो कोई इफेक्ट नहीं आएगा, है ना। देखिए बच्चों, मैंने ये चैप्टर खत्म कर दिया है। ठीक है, कल मैं क्या करूंगा मैं बता देता हूं। कल हम लोग क्या करेंगे, इसके सिंक्रोनाइज CSD लिख देंगे। इसके CSD मैं दे दूंगा आप लोगों को, ठीक है, इसके CSD मैं दे दूंगा। और कल नया चैप्टर भी स्टार्ट करूंगा, और कुछ इसके न्यूमेरिकल भी करा दूंगा। तो जो मैं कल TSD वाला टेस्ट लूंगा वो 2 क्वेश्चन का नहीं लेके 5 से 7 क्वेश्चन का लूंगा। कल मैं जो TSD वाला टेस्ट लूंगा वो 2 क्वेश्चन का नहीं लेके 5 से 7 क्वेश्चन का लूंगा। ठीक है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, कल से नया चैप्टर चालू होगा। हाँ, 10 क्वेश्चन का ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। कल से नया चैप्टर चालू होगा। तीसरा, आप इस पूरे टॉपिक को रिवाइज करके कल आइएगा। आप इस पूरे टॉपिक को रिवाइज करके कल आइएगा बहुत अच्छे से। ठीक है,
बाय बाय, आप लोगों को काफी लेट हो गया, फिजिक्स की क्लास करिए, बाय। हाँ कालू 50 क्वेश्चन करा दूंगा बेटा, क्यों परेशान हो।